हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता, लेक्चरर मैथमेटिक्स MGHM इंटर कॉलेज महाराणा एटा से आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताता हूं एनसीईआरटी की प्रश्नावली 3.2, लेकिन उसका पार्ट 4 वीडियो, और ये इसका लास्ट वीडियो है। यानी टोटल एक्सरसाइज मैंने आपको 4 वीडियो में बताई थी, क्योंकि इसमें काफी टाइप्स के क्वेश्चंस भी थे। तो पार्ट 4 वीडियो में जो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 18, इसमें हमें कुछ प्रूव करके दिखाना है। यानी कि अगर आव्यूह a बराबर 0 माइनस टेन एल्फा बाई टू 0, ये 2 गुणा 2 क्रम का एक आव्यूह दिया गया है, तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ये बायां पक्ष यानी कि i प्लस ए बराबर होगा दायां पक्ष यानी कि i माइनस ए इंटू कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। तो पहले मैं आपको बायां पक्ष बताता हूं, थोड़ा सिंपल भी है, इतना टफ भी नहीं है। i का मान आप लोग जानते हैं, अगर ये 2 गुणा 2 क्रम का है तो हम इसमें 2 गुणा 2 क्रम का ही आव्यूह जोड़ सकते हैं। यानी i का मान है 2 गुणा 2 क्रम का इकाई आव्यूह 1001, यही हो सकता है। प्लस a का मान मैंने a की जगह कॉपी किया। अब इन्हें जोड़ते हैं तो 1 प्लस 0 यानी 1, 0 प्लस माइनस के टेन एल्फा बाई टू, तो माइनस के टेन एल्फा बाई टू आ गया। 0 प्लस टेन एल्फा बाई टू यानी टेन एल्फा बाई टू, और 1 प्लस 0 यानी कि 1। ये यहीं पे कंप्लीट हो गया, आगे कुछ करना भी नहीं है आपको सॉल्व इसमें। अब आता है दायां पक्ष। दाएं पक्ष में i माइनस ए एक ब्रैकेट लिखी है, इंटू 2/2 का एक दूसरा मैट्रिक्स भी दे रखा है, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। तो वो तो मैंने अभी ऐसे ही छोड़ दिया। देखिए पहले मैं i माइनस ए ही सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ऊपर की तरह, केवल ऊपर प्लस था नीचे माइनस है। i माइनस ए का मान ऊपर से ही कॉपी करके लिखा। ये मैंने सॉल्व किया तो 1 माइनस 0 1, 0 प्लस टेन एल्फा बाई टू, और 0 माइनस टेन एल्फा बाई टू, और 1 माइनस 0 यानी कि 1। गुणा में ये हमने ऐसे ही छोड़ दिया। अब मुझे इनकी गुणा करनी है, और गुणा करके उत्तर यही आना चाहिए, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो गुणा का नियम जैसे आपको बताया था, इस आव्यूह की पंक्ति और इस आव्यूह के स्तंभ, मैंने पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से की तो कॉस एल्फा प्लस टेन एल्फा बाई टू इंटू साइन एल्फा। फिर इसी पंक्ति की दूसरे स्तंभ से की तो माइनस के साइन एल्फा प्लस टेन एल्फा बाई टू इंटू कॉस एल्फा। अब ये कंप्लीट। अब दूसरी पंक्ति यानी माइनस के टेन एल्फा बाई टू इंटू कॉस एल्फा प्लस के साइन एल्फा, और फिर दूसरी पंक्ति की दूसरे स्तंभ से तो माइनस के टेन एल्फा बाई टू इंटू माइनस के साइन एल्फा, यानी कि प्लस हो गया वो टेन एल्फा बाई टू इंटू साइन एल्फा और 1 इंटू कॉस एल्फा। ये मैंने गुणा भी करके लिख दिया। अब ये पूरा कोई फॉर्मूला अभी तो नहीं है, क्योंकि त्रिकोणमिति में ऐसा कोई फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा। मैंने टेन को चेंज किया साइन अपॉन कॉस में। ऐसा मुझे 4 जगह करना पड़ा, क्योंकि टेन यहां पे 4 जगह आता है, यानी कि साइन एल्फा बाई टू बटे कॉस एल्फा बाई टू, ऊपर नीचे, और इधर भी मैंने लिखा साइन एल्फा बाई टू अपॉन कॉस एल्फा बाई टू, यहां भी लिखा साइन एल्फा बाई टू अपॉन कॉस एल्फा बाई टू। हमने इसका एलसीएम भी लिया। एलसीएम चारों में देखिए यही आता है, कॉस एल्फा बाई टू, यहां भी कॉस एल्फा बाई टू, यहां भी कॉस एल्फा बाई टू, और यहां भी कॉस एल्फा बाई टू। एलसीएम लेने के बाद आप चेक कर सकते हैं खुद ही, ये स्टेप आता है। देखिए पहले इस अवयव में, ये इस वाले अवयव में आता है, ये इस वाले में आया, और ये लास्ट वाले में आया। एलसीएम सब में सेम था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये फॉर्मूले आपके पड़े हुए हैं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी कॉस ए माइनस बी। ए का मतलब एल्फा और बी का मतलब एल्फा बाई टू। तो ये देखिए फॉर्मूला था कॉस ए माइनस बी। एक बार ये बता देता हूं, क्योंकि ये भी यही है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी कि कॉस ए माइनस बी। अब बचते हैं ये वाले फॉर्मूले, जो एक तो यहां पे लिखा हुआ है और एक यहां लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको ये वाला बताता हूं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। मैंने ये पहले लिखा क्योंकि मैं ए को एल्फा मान रहा हूं, बी को मान रहा हूं एल्फा बाई टू। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का है, साइन ए माइनस बी, क्योंकि ए एल्फा है और बी है एल्फा बाई टू। अब आता है ये वाला, ये आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यहां पे सही करके नहीं लिखा, आपका एलसीएम लेके यही आएगा। लेकिन मैं इसमें एक बात कर सकता हूं, जो कि मैंने नीचे सीधा ही लिख दिया। अभी ये फॉर्मूला आपको लगेगा कि माइनस के साइन ए कॉस बी और प्लस के कॉस ए साइन बी, लेकिन मैं एक काम करता हूं, अगर माइनस कॉमन ले लूं, मैंने इसी स्टेप में आप लोगों के सामने देखिए लिया माइनस के कॉमन, तो ये तो प्लस हो गया और ये हो गया माइनस का। अब ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी कि साइन ए माइनस बी, माइनस अपनी जगह ऐसी रखो। तो ये एल्फा माइनस एल्फा बाई टू का मान एल्फा बाई टू ही आएगा।
तो cos अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2 वो 1 हो गया। ये भी cos अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2 ये भी 1 हो गया। ये sin अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 माइनस का, और ये sin अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2। चेक कर सकते हैं बाएं पक्ष और दाएं पक्ष बिल्कुल एक जैसे हैं। यही हमें प्रूफ करके दिखाना था। बस आप लोगों को थोड़ा यहां पे ध्यान रखना है, एलसीएम लेने के बाद जो ये फॉर्मूले बनेंगे वो आपको याद होने चाहिए, जो आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये तो पार्ट पूरा कंप्लीट होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। जैसे कि आपकी बुक में दे भी रखा है, 30,000 रुपए इन्वेस्ट किए जाने हैं दो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड में, यानी दो अलग अलग बॉन्ड हैं, दोनों में मिला के हमें 30,000 रुपए इन्वेस्ट करनी है। तो अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि 30,000 इन्वेस्ट करनी है कि पहले में 15,000 कर दिए, दूसरे में 15,000 कर दिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये अभी नहीं पता, दोनों में मिला के 30,000 होने चाहिए। इसका मतलब है अगर मैं पहले में मानता हूं कि x रुपए हमने इन्वेस्ट करे, तो इसका मतलब दूसरे में हम 30,000 माइनस एक्स यानी 30,000 माइनस एक्स ही करेंगे इन्वेस्ट, क्योंकि दोनों को टोटल करके देखना 30,000 ही आएगा। अब इसमें क्या आता है, पहले बॉन्ड में जो इंटरेस्ट आपको मिलता है ब्याज वो 5% का है, और जो दूसरे बॉन्ड में इंटरेस्ट मिलता है वो 7% का है। ऐसे क्वेश्चनों की एक बात ध्यान रखें आप, आव्यूह विधि से अगर आपको हल करने हैं तो एक आव्यूह इसमें होता है पंक्ति आव्यूह, और जो दूसरा आव्यूह होता है वो होता है स्तंभ आव्यूह। यहां ब्याज वाले क्वेश्चनों में ध्यान रखें, जो परसेंटेज में ब्याज आपको होती है वो स्तंभ आव्यूह ही लें, और जो निवेश होता है आपका वो पंक्ति आव्यूह से दिखाएं। अब इसमें हमें कुल ब्याज अगर निकालना है तो कुल ब्याज का मतलब है हमें इस आव्यूह की इस आव्यूह से गुणा करनी है। गुणा संभव है क्योंकि इसमें स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या देखिए समान है, यानी ये 1 गुणा 1 क्रम का आव्यूह बनेगा। और 1 गुणा 1 है तो बहुत सिंपल है, वो केवल एक ही अवयव हो गया, यानी इसकी गुणा तो इससे हो गई, x गुणा 5% और 30,000 माइनस x गुणा 7%। मैंने एलसीएम ले लिया, यानी 5x बटे 100, 7 की पहले गुणा करिए अंदर, 2,10,000 माइनस 7x बटे 100, एलसीएम भी ले लिया, वो ये आता है टोटल। अब मैंने ये अधूरा छोड़ दिया है, इसके दो पार्ट आपको दे रखे हैं, दोनों खुद करने हैं। पहले पार्ट में इन्होंने दे रखा है अगर कुल ब्याज 1,800 रुपए है तो ये चीज आपको 1,800 के बराबर रख देनी है, x का मान निकल आएगा। और जब x का मान निकल आया तो ये इससे ये भी निकल आएगा, यानी पहले बॉन्ड में आपने कितने इन्वेस्ट करे और दूसरे बॉन्ड में कितने इन्वेस्ट करे। ऐसा ही दूसरा पार्ट एक बार और समझना, दूसरे पार्ट में दे रखा है अगर 2,000 रुपए कुल ब्याज है तो यही चीज आप पहले 2,000 के बराबर रख दें, x का मान निकल आएगा। जब x का मान निकल आया तो ये भी निकल आएगा, यानी पहले बॉन्ड में इतने इन्वेस्ट करे और दूसरे बॉन्ड में इतने किए। ये आपको मैंने खुद करने के लिए दिया, यहां तक का पार्ट केवल आपको समझाया। अब आता है देखिए क्वेश्चन नंबर 20, वो भी इसी तरीके का है। 10 सेकंड या 15 सेकंड की हिंट देता हूं आपको। जो आपकी बुक्स की संख्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स जो भी दे रखी है वो आपको यहां लिखनी है, और उनकी जो कीमत है वो आपको यहां लिखनी है। संख्या को हमेशा ध्यान रखें, वो पंक्ति आव्यूह से दिखाना है, और जो कीमत है वो स्तंभ आव्यूह से दिखाना है। लेकिन ये बात ध्यान रखें, जो इन्होंने संख्या दे रखी है 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक, 8 दर्जन फिजिक्स बुक और 10 दर्जन इकोनॉमिक्स की बुक हैं, लेकिन उनकी जो प्राइस दे रखी है 80 रुपए, 60 रुपए और 40 रुपए, वो एक किताब की है, वो एक दर्जन की नहीं है। इसका मतलब है जो 10 दर्जन केमिस्ट्री की बुक हैं, एक दर्जन में कितनी होते हैं 12, तो यहां 120 लिखेंगे आप केमिस्ट्री के लिए। ऊपर लिख देना केमिस्ट्री 120, फिर लिख देना फिजिक्स, यानी फिजिक्स की 8 दर्जन तो वो हो गए 96, और लास्ट में इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की हैं 120 क्योंकि वो 10 दर्जन है, यानी 120, 96, 120। अब इनकी कीमत इसी क्रम से लिखना जैसे दे रखी है केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स, यानी 80, 60 और 40 वो ऐसे आ जाएंगी, 80, 60 और 40 इनकी गुणा कर देना, कुल आपकी टोटल रकम आ जाएगी। अब आता है देखिए क्वेश्चन नंबर 21 और 22 भी शायद इसी पे ही डिपेंड है। 21 क्वेश्चन में आपको 5 आव्यूह दे रखे हैं। x आव्यूह 2 गुणा n क्रम का है, y आव्यूह 3 गुणा k क्रम का है, और z आव्यूह 2 गुणा p क्रम का है। w जो आव्यूह है वो n गुणा 3 क्रम का है, और p आव्यूह वो p गुणा k क्रम का है। अब ये इन्होंने पूछा है अगर ये परिभाषित है py प्लस wy तो इसका प्रतिबंध क्या है। तो मैंने यही बात लिखी, py प्लस wy परिभाषित होगा यदि, तो मैंने आपको गुणा का नियम बताया था कि पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या वो बराबर होनी चाहिए दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या की। तो देखिए पहला आव्यूह यानी कि p, इसमें स्तंभों की संख्या वो कितनी है k, मैंने यहां लिख दिया।
ये बराबर होनी चाहिए दूसरे आव्यूह यानी कि y में पंक्तियों की संख्या यानी कि 3। तो देखिए मैंने यहीं पे लिख दिया k बराबर 3, ये इससे निकल के आया। फिर आता है WY, तो W का मतलब पहला आव्यूह W, इसमें स्तंभों की संख्या यानी कि 3, और वो बराबर होनी चाहिए y में पंक्तियों की संख्या यानी कि 3, तो वो है ही बराबर। अगर ये बराबर नहीं होते तो हम लिख देते पॉसिबल है ही नहीं, यानी ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो देखना भी नहीं था, 3 बराबर 3 आता ही है। अब एक चीज और आती है, केवल यही प्रतिबंध नहीं है कि आप k बराबर 3 लिखिए आए। मैंने ये बात बताई थी, ये भी एक आव्यूह है, ये भी एक आव्यूह है, इनका योगफल तभी परिभाषित होगा जब पहले आव्यूह का क्रम और दूसरे आव्यूह का क्रम वो भी बराबर हो। तो अब मुझे पहले पी वाई का क्रम लिखना पड़ेगा कि क्या है, वो मैंने इसके आगे लिख दिया है, आपको बताता भी हूं, नियम आपको पता होगा तो शायद खुद भी बता देते। पी वाई का क्रम, पी वाई का मतलब देखिए पी आव्यूह, पी को हम पहले लिखेंगे यानी कि पी गुणा के, तो पी गुणा के और 3 गुणा के, तो मैंने कहा था ये वाली संख्या हटा देते हैं, इसका क्रम पी गुणा के ही निकल के आएगा क्योंकि पहली और आखिरी संख्या लेनी है। फिर एक बार देख सकते हैं जैसे कि डब्ल्यू वाई, यानी डब्ल्यू को मैं पहले लिखूं तो एन गुणा 3, 3 गुणा के, तो 3 और 3 तो लेना नहीं, एन गुणा के आ गया, तो इसका क्रम भी मैंने निकाल लिया, ये पी गुणा के का आया, और इसका क्रम भी निकाल लिया, ये एन गुणा के का आया। ये आपस में बराबर होनी चाहिए, यानी कि पी गुणा के बराबर एन गुणा के, तो के से के की तो तुलना हो ही गई, ये पी और एन के मान बराबर होने चाहिए। तो ये आपका प्रतिबंध जो आया वो 2 निकल के आए, के का मान 3 होना चाहिए और एन और पी बराबर होनी चाहिए। अगर ये दोनों सही है, यानी ये दोनों हैं, तभी ये पॉसिबल है, यानी कि इसमें जो ऑप्शन आपको दे रखा है वो इसका पहला ऑप्शन ही है। और इसी क्वेश्चन को अगर देख दिया, देखिए 22वें क्वेश्चन में यदि एन और पी बराबर हैं तो 7x माइनस के 5z इसका क्रम क्या होगा। 22वें क्वेश्चन में ये लिखा है 7x माइनस के 5z, मैं आपके सामने लिखता हूं, ये जो 22वां क्वेश्चन है इसमें लिखा है 7x और माइनस के 5z, इसका क्रम क्या होगा। तो ये तब देखना है अगर n और p बराबर हो जाएं, तो इसका मतलब है अगर n और p बराबर हैं तो हम इसे भी n लिख सकते हैं क्योंकि n और p हैं ही बराबर। अब देखिए 7x माइनस की 5z, तो मैंने कहा था आव्यूह में हम जब घटाते हैं तो हमारा उत्तर भी उसी क्रम का आता है, जब जो आव्यूह x है या जो आव्यूह z जिसका क्रम है, चाहे हम प्लस करें या माइनस करें, तो चाहे आप देख लें x का क्रम हो चाहे z का, वो 2/n के ही है, यानी जो इस आव्यूह का क्रम होगा वो भी 2/n ही होगा, यानी इसका ऑप्शन जो आपको दे रखा है वो ऑप्शन इसका बी हुआ। अब ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट होती है, यानी प्रश्नावली 3.2 ये टोटल 4 वीडियोस में है, क्योंकि काफी लंबी प्रश्नावली थी, बहुत अच्छी है। बाकी अगली प्रश्नावली 3.3 मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।